सभी बीएड के साथियों को नमस्कार। वीडियो देखने वाले 12,091 के साथी आप सभी को नमस्कार करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद मिलना हो रहा आप लोगों से। आशा करता हूं आप लोगों का त्योहार अच्छा बीता होगा। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपका जो फाइनल डिसीजन है उसका ऑर्डर अपलोड होगा और आप सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे शिक्षक के रूप में, ऐसी मुझे उम्मीद है। इधर चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है और ऑर्डर आने के बाद हो सकता है कि आप लोगों को मई और बमुश्किल जून तक इंतज़ार करना पड़ जाए। लेकिन मैं बड़ा ही आशान्वित हूँ कि आगामी जुलाई से ऐसे सभी साथी जिनका नाम 12,091 की सूची में है, अपने अपने विद्यालयों में पहुँच जाएंगे सहायक अध्यापक के रूप में। ऐसा मुझे पूरा अनुमान है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं 69,000 भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी बीएड के साथियों को, जिनकी प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में गतिमान थी, जिनकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि 69,000 भर्ती से बीएड बाहर होगा कि अंदर होगा। निश्चित रूप से यह मामला सिर्फ बीएड बीटीसी का, यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं था, इससे पूरे देश प्रभावित हो रहा था। पूरे देश के अलग अलग राज्य, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य इसमें शामिल थे और वहाँ के बीएड के जितने भी साथी थे उन सभी पर एक तरह की तलवार लटकी हुई थी। लेकिन कल के डिसीजन से एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई है कि अब जिन साथियों का अभी चयन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हो चुका है सहायक अध्यापक के पद पर, वो बीएड है और उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उनके साथ किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, ऐसा माननीय शीर्ष अदालत ने बोला है। यार मुझे क्या समझ में नहीं आ रही है कि बीएड बीटीसी, बीएड बीटीसी, बीएड बीटीसी, ये बड़ा लंबा मामला चला आ रहा है। 2001 जब से बीएड ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना शुरू किया है, विरोध करने वालों की एक अलग कौम रही, एक अलग समूह रहा है। ये शुरू से ही मतलब विरोध करते आ रहे हैं। भाई, जहाँ पे भी बीएड के साथी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हैं, वहाँ पे उन्होंने कौन सा ऐसा मिस्टेक कर दिया, ब्लंडर कर दिया कि शिक्षा में बहुत बड़ा जो है नुकसान हो गया हो। आज अगर देखें तो बीएड का जो कोर्स है वो भी 2 साल का है और बीटीसी का भी 2 साल का है। बीएड की जो साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, पेपर्स हैं, कहीं से भी मुझे 19 नहीं दिखते हैं बीटीसी से। तो भाई इतना विरोध क्यों? आने वाले समय में 1-2 साल मजबूत पैरवी करने के बाद सरकार एनसीटीई जल्दी ही अपने निर्णय को बदलेगी और यकीन मानिए दोस्तों, बीएड के सभी साथी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फिर से योग्य साबित होंगे। 72,825 भर्ती प्रक्रिया में हमारे तमाम सारे साथी जो अचयनित रह गए, उन लोगों ने 69,000 में फॉर्म डाले। आने वाले समय में किस तरह से इस आदेश से बीएड के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, ये सब भी जानेंगे इस वीडियो में। आइए बात करते हैं हमारे मित्र जो प्रतापगढ़ जनपद से आते हैं, छोटे भाई श्री राहुल पांडे जी से, जिन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की है क्या पूरा मामला था, बीएड को किस तरह से बाहर करने की बात की जा रही थी, वो कौन कौन लोग थे जो बीएड को बाहर करने की बात कर रहे थे, फाइनली क्या डिसीजन आया और उसमें क्या कहा गया। आइए बात करते हैं श्री राहुल पांडे और उनका चयन हुआ। अभी जो डिसीजन आया राजस्थान माननीय हाई कोर्ट का, और उसके बाद पूरे देश में अलग अलग याचिकाएं पढ़ने लगी बीएड के खिलाफ। तो उत्तर प्रदेश से अगर हम देखा तो एक पैरवी करने वाला हमारा एक साथी निकल के आता है, जिसे हम सभी राहुल पांडे कहते हैं। बड़ा अच्छा शेर किसी ने लिखा है कि जिन्हें बेकार समझ के बुझा दिया था कभी, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। जितने भी हमारे बीएड के साथी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उन लोगों का चयन अधिक से अधिक संख्या में हो, ये हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है। और इसके लिए हम अपने स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारों में जाकर के पैरवी करते हैं, साथ में विधिक पैरवी भी करते हैं। ऐसे ही विधिक पैरवी करने वाले हमारे साथी श्री राहुल पांडे जी क्या कुछ कहते हैं इस कल के डिसीजन पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या इसका असर पड़ेगा वो तो है ही, प्लस 12,091 पर ये जो कल का ऑर्डर आया है इसका क्या फर्क पड़ेगा, और आगे आने वाले समय में
बीएड की भर्ती आगे आने वाले समय में किस तरह से इस आदेश से बीएड के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, ये सब भी जानेंगे इस वीडियो में। आइए बात करते हैं हमारे मित्र जो प्रतापगढ़ जनपद से आते हैं, छोटे भाई श्री राहुल पांडे जी से, जिन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की है क्या पूरा मामला था, बीएड को किस तरह से बाहर करने की बात की जा रही थी, वो कौन कौन लोग थे जो बीएड को बाहर करने की बात कर रहे थे, फाइनली क्या डिसीजन आया और उसमें क्या कहा गया। आइए बात करते हैं श्री राहुल पांडे जी से। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, यहाँ के बीएड अभ्यर्थियों के भी रास्ते खुल गए हैं। क्या कुछ मामला है, विधिक मामलों में पैरवी करने वाले श्री राहुल पांडे जी हमारे साथ में हैं, जिन्हें काफी अच्छा ज्ञान है कानूनी मामलों का भर्ती प्रक्रिया में। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार एमपी भाई, कैसे हैं? अच्छा हूँ भैया मैं। सबसे ठीक पहले है। तो बीएड के सभी साथियों को बधाई। और ये बहुत पूरा बहुत बधाई। मामला क्या है सर, ये जो कल आया है निर्णय इसको लेकर के, और इसका 12/091 पर और भारतीय जो आगे जो भर्तियां होने वाली हैं, शिक्षक भर्तियां, उसमें बीएड को लेके क्या कुछ रास्ते खुलेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें प्लीज। सबसे पहले आपने 12/091 की चर्चा की है, तो जी 12/091 का मैटर इससे अलग है, जी। क्योंकि 12/091 72,000 भर्ती से संबंधित है। ओके। तो 72,000 भर्ती का मामला जो रहा है वो जो अपना आरटी एक्ट रहा है, जी उसकी सेक्शन जो 23(2) थी, जी 23(2) के तहत, जैसे 23(1) क्या होता है कि जो मुख्य होते हैं, जैसे बीटीसी, डीएलएड, जिनका 2 वर्षीय कोर्स होता है, उनके लिए जी। होता है। 23(2) ऐसा होता है कि मुख्य कोर्स वाले ना मौजूद हों, तो बिल्कुल। वहां पे 23(2) था, और जी वो एनसीटी के नोटिफिकेशन 23/8/2010 के पैराग्राफ 3 में था, उसका स्थान ठीक है क्लास सर। 3 में था। जी। तो उससे संबंधित है। तब उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में, हाँ जी, 23/1 और 23/2 में उत्तर प्रदेश में पर्याप्त संख्या में बीटीसी और डीएलएड नहीं रहे होंगे। हाँ, 23(1) की जो योग्यता होती है आरटी एक्ट की, 23(1) के तहत जब नहीं थे, तो उस समय 23(2) के तहत उत्तर प्रदेश में भर्ती 72,000 आई थी। जी पहले तो उनको रखने का जो टाइम था वो 1 जनवरी 12 ही था, जी। लेकिन बाद में उसको फिर 31 मार्च 14 तक किया गया था। तो ठीक है। उसी के तहत अपनी 72,000 भर्ती हुई थी। वो 12/091 उसी का इश्यू है। वो जो भी कोर्ट कहेगी, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता हूँ, हम यहाँ पे इनको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है सर। पहली बात। जी दूसरी बात, हम बात करते हैं कि जब 31 मार्च 14 को टाइम खत्म हो गया बीएड को रखने का, जी तो केबीएस का एक मामला आया दिल्ली में। तो जी। सिर्फ 6% लोग ही डीएलएड वाले उसमें क्वालिफाई कर पाए। ओहो। तो केबीएस ने लेटर लिखा है एनसीटी को कि हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट मौजूद नहीं है, कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है सीटेट, जी हम रखें किसको? तो ऐसी कंडीशन में आप बीएड को अलाउ करिए जिससे हम रख सकें। बिल्कुल। तो एनसीटी ने तत्काल प्लान करके, पूरा बना करके प्लान, 28/6/2018 को हम्म। बीएड को रखने का निर्णय लिया। और जो 23(2) का मामला चल रहा था, इनको 23(1) में प्लेस दे दिया, स्थान दे दिया, ठीक है। कि बीएड जो है वो बीटीसी के एलिजिबल रहेगा, अर्थात डीएलएड के एलिजिबल रहेगा, या जो जी भी कोर्स होते हैं एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज कोर्स जो भी है सेक्शन 23(1) में, जी। उनके बराबर रहेंगे। लेकिन इनको अपॉइंटमेंट के बाद, नियुक्ति के बाद, इनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ये बिल्कुल। चीज रख दी। ठीक है। जब ये चीज रख दिया, तो तत्काल में आनंद फानन में भी एक भर्ती आई, 69,000 भर्ती, जो जी चर्चा में है आज की तिथि में। जी। 69,000 भर्ती में मैंने रुचि क्यों लिया था, उसकी वजह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर बता दें आपको कि हम लोगों ने एक बड़ा लंबा संघर्ष किया 72,000 भर्ती का। और हमारे उसमें कई हमारे साथी बहुत से ऐसे थे, हाँ बिल्कुल। छूट गए थे उसमें, एग्जैक्टली। जो कि हम लोग का बिल्कुल राइट हैंड कह सकते हैं, या जो भी कहें, सब अपने कुछ भाई मतलब थे साथ बिल्कुल, हाँ। भाई थे वो। बिल्कुल। तो एक प्रयास था कि इसमें कितने अधिक से अधिक बीएड हो जाएं। तो बिल्कुल। उस प्रयास के लिए हमने कभी जाहिर भी नहीं किया कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए बहुत अच्छे से काम मुझे किया। पता है आपके और विधिक पैरवी के बारे में। हाँ, और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि राकेश मिश्रा जी जो एवार रहे उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक एजुकेशन बोर्ड के, जी उनसे भी मैंने संपर्क करके बहुत बातें रखा कि कितने अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी की कृपा रही कि जी। बीएड लोग को जॉब मिले, जॉब मिली। हम्म। लेकिन सिचुएशन क्या आ गई, स्थिति क्या बन गई कि राजस्थान में, जी। जोधपुर में, वहां के बीटीसी के लोगों ने एक अगेंस्ट याचिका करी। किया। हाँ। हाँ, लेकिन इसका एक कारण रहा। कारण क्या रहा कि एक कारण बनता ना, कारण बनाया राजस्थान सरकार ने। जी बनाया क्या कि उन्होंने रीट के एग्जाम से बीएड को बाहर कर दिया। ठीक है।
आखिर जब एनसीटी का नोटिफिकेशन था तो उनको बाहर करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने बिल्कुल। बाहर करके एक विवाद पैदा किया। तब जब ये बीएड वालों ने राजस्थान विरोध, सरकार ने किया ऐसा। हाँ, विवाद पैदा किया, जब उसका विरोध हुआ, जी। बीएड ने विरोध किया तो उनको फिर एडमिट कर लिए, फिर ले लिए उनको ठीक है। विरोध के बाद। लेकिन जब ले लिए तो बीटीसी वालों ने चैलेंज कर दिया कि इनको नहीं बिल्कुल। ले सकते हैं। अंत में एकल पीठ और डीबी होते हुए मैटर जब डीबी में डिसाइड हुआ, जी। राजेंद्र चोटिया का जो टाइटल है, जी। उसमें जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि जब इनको रखने के बाद इनको 6 महीने की ट्रेनिंग करानी पड़ रही है, हम्म। तभी योग्य बन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ये कमी है। बीटीसी के हाँ। बराबर नहीं है। हाँ। क्योंकि होने के बाद इनको ट्रेनिंग करानी पड़ रही है, मतलब जब बीटीसी अवेलेबल है, मौजूद है, फिर इनको काहे लिया जा रहा है? हम्म। ऐसी कंडीशन में उठा करके 28/6/2018 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया 25/11/21 को। ठीक है। जब रद्द हो गया तो पूरे हमारे उत्तर प्रदेश भर्ती हो चुकी थी तब तक, लेकिन हमने लोगों से कहा, हमने कहा देखिए जोखिम भरा निर्णय है, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी कुछ मुकदमे हो गए हैं नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए। आप लोग की हम्म। नियुक्ति होने के पहले ही हो गया था मुकदमा, आकाश पटेल करके था, सूर्यम शुक्ला के नाम से था। जी। सारे केस में देख रहा था, नजर सब पे हमारी थी कि हमें बिल्कुल। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर, लेकिन आप तो जानते हैं नौकरी पाने के बाद कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ कहावत हाँ कही हाँ। गई है ना, जब तक अपने सिर्फ पानी नहीं पड़ता है तो कोई दूसरे को भीगता हुआ देख के बरसात नहीं समझता है। एग्जैक्टली, हाँ सही कह रहे हाँ, तो इन लोगों ने बिल्कुल आराम मुद्रा में रखा अपने आप को, जबकि आकाश पटेल की याचिका के साथ एक याचिका सूर्यम शुक्ला के नाम से थी, उसमें एक राजबसु आर्या करके लड़का है, बीटीसी लड़का है वो। हो। उसने उसने क्या किया था कि जब राजन चोटिया का मैटर डिसाइड हुआ, उसमें बीएड को बाहर करने की बात आई, तो देवेश शर्मा नाम का लड़का जो बीएड था वो सुप्रीम कोर्ट गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट गया। वहां पे एक बहुत लंबी और मैराथन सुनवाई हुई, बहुत लंबी समय से सुनवाई चली। तो यहाँ जो बीटीसी का लड़का था वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, 881 नामक रिट पिटीशन करके। हम्म। उन्होंने कहा कि बाहर करिए इनको, यूपी वालों को, 69,000 भर्ती से बीएड हुए हैं। हम्म। लेकिन फिर भी यूपी के लोग जो थे वो स्लीपिंग मोड में थे, कोई मतलब नहीं था इनसे, सो रहे थे सब लोग। ओहो। इस सिचुएशन में फिर अंत में 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम्म। एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द मान लिया और पूरे देश में हाहाकार मच गया, कई मुकदमे हुए। हाँ, जब जोधपुर का फैसला आ गया माननीय जोधपुर हाई कोर्ट का, तो जी। जितने राज्य थे सब वहाँ की हाई कोर्ट के अलग अलग डिसीजन आए। जैसे ओहो। पटना हाई कोर्ट में मामला जब गया, बीटीसी वालों ले गए, तो हम्म। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, पहले इनकी नियुक्ति हो जाने दीजिए, जो देवी शर्मा केस में होगा वही अप्लीकेबल कर देंगे इनके ऊपर हम। हाँ, बंगाल में सब्जेक्ट टू मामला दैट गया, पिटिशन, हाँ। हाँ, बंगाल में मामला गया, बंगाल बंगाल की कोलकाता हाई कोर्ट ने रोक दिया। उन्होंने हम्म। कहा चलिए मैटर डिसाइड होगा तब रखा जाएगा, हम्म। देवी शर्मा डिसाइड होने दीजिए। हम्म। ऐसे यहाँ यहाँ जबलपुर हाई कोर्ट में मैं गया, वहाँ वहाँ की हाई कोर्ट ने क्या किया कि वो वहाँ का विज्ञापन ही 25/11/21 के बाद आया था, हम्म। वहाँ भी सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया ना। हाँ। तो इस तरह से जहाँ की हाई कोर्ट ने जैसा समझा, जुडिशरी का मामला है, कहीं पे सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया, कहीं पे प्रक्रिया रोक दिया। बिल्कुल। वो माननीय न्यायालय का अपना अधिकार है, उन्होंने अपने अधिकार से वो कार्य किया। तो ऐसी कंडीशन काट गया, तो फिर बिहार में सबसे पहला नुकसान हुआ। पटना हाईकोर्ट ने उस आदेश के अवलोक में बिहार के लोगों को, जो कि लगभग 20,000 लोग थे, उनको बाहर कर दिया पटना हाईकोर्ट ने। नौकरी से बाहर कर दिया। और हाँ, नौकरी से बाहर कर दिया, बोल दिया कि इतने टाइम के अंदर जो बीटीसी वाले हैं, समकक्ष बीटीसी जिनको कहते हैं, अब कई हम्म। नाम है, डीएलएड है, कई नाम है, बिल्कुल, मान हाँ ठीक लीजिए। है, हाँ समझ गया। हाँ, हम लोग उनको जो प्रचलित नाम है बीटीसी ही कहते हाँ, हैं सरल भाषा ना। में बीटीसी कह लेते हैं। हाँ, हर राज्यों में अलग अलग नाम से कोर्स चलता है, अपने बिल्कुल। यूपी में डीएलएड नाम से चल रहा है कोर्स। हम्म। तो, तो इस सिचुएशन में जब एक कंडीशन आ गई। हम्म। हेलो। 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 फिर हमने प्रॉब्लम नजर आवाज आ रखा। रही है? हाँ, आवाज आ रही है, हाँ मेरी बताएं। आवाज आ रही? हाँ आ हाँ। रही, हाँ हाँ। और उस सिचुएशन के बाद हम्म। फिर वो मैटर चलते रहे। हुआ क्या कि एक ऐसी प्लानिंग हुई जिसको हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। हम्म। जब जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चलने लगी, वहां भी मामला पेंडिंग था, सब्जेक्ट टू आउटकम था, जी। वहां सुनवाई चलने लगी। तो सुनवाई के दौरान ऐसा हुआ कि वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल किया, राजस्थान सरकार ने। क्लैरिफिकेशन मांगा। क्लैरिफिकेशन में ये मांगा उन्होंने
एसजी साहब खड़ा किया, आदरणीय तुषार मेहता सर खड़ा किया, हम्म, और उन्होंने ये कहा एप्लीकेशन में कि आपका जो ऑर्डर देवेश शर्मा केस का है वो किस डेट से लागू है, वही आप बता दीजिए, उस ऑर्डर का हम कंप्लायंस करें जिससे आराम से। जी। जब जब क्लैरिफिकेशन वहाँ लग गया एमपी सरकार का, तो पहली बार तो कोर्ट ने कहा कि हम माननीय बोस सर थे, माननीय आदरणीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस सर जो कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो थे, उन्होंने कहा कि देवेश शर्मा के ऑर्डर को हमारे साथ न्यायमूर्ति धुलिया सर ने भी सुना है, उनका ऑर्डर लिखाया हुआ है, तो वो साथ रहेंगे, फिर सुनेंगे, तो साथ आए अगली बार सुनवाई में। तो उसके बाद दो क्वेश्चन फ्रेम हुआ। पहला क्वेश्चन ये फ्रेम किया, मेहता सर ने अच्छी बहस किया कि पूरे पूरे देश में इतने लोग हैं, और हम भी उसमें खन्ना सर को लाए थे कि कोई बात हो यूपी वाली तो हम उसको वहां पे रख सकें कि यूपी को कहीं नुकसान ना होने पाए। उस सिचुएशन में दो प्रश्न आए बचाने के लिए बीएड को, कि पूरे देश में कितने ऐसे पोस्ट है वैकेंट हैं जो एडवर्टाइज नहीं हुए थे, उसकी संख्या क्या है, और आपके पास जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको ट्रेनिंग कराने की क्या व्यवस्था है, ब्रिज कोर्स का क्या सिस्टम है। ये दो जी। प्रश्न हुए। जैसे ही दो प्रश्न वहां क्रिएट हुआ, हम्म, बना, 12 मार्च का डेट था शायद, मुझे याद आ रहा है 2024। तो मैंने आनंद फानन में जब देखा कि यहाँ मैटर लग गया आकाश पटेल जी का, सूर्यम जी का 20 मार्च को लग गया, तो हमने अपने वकील डीपी शुक्ला सर से कहा, हमने कहा जब मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहे हैं तो फिर वहीं सुने, फिर हाई कोर्ट में मामला चलने कोई मतलब नहीं है। तो डीपी शुक्ला सर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, और यहाँ पे सारी पिटीशन डिसमिस हो रही थी, लेकिन उनके वकील ने, उनके सम्मानीय लायर्स ने जी। मुकदमे को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। सूर्यम तो शुक्ला कोर्ट ने का। वापस, हाँ, सूर्यम शुक्ला हुआ, आकाश भट्ट, कुल 5 याचिकाएं थी, जी। वो विड्रॉन डिसमिस हो गई, जी। वापस ले ली गई। उसमें लिखा दिया माननीय न्यायमूर्तियों ने, दोनों न्यायमूर्तियों ने, कि जो क्लेरिफिकेशन चल रहा है वहाँ पे, और जो फैसला होगा वही, उसके आधार पे आप लिबर्टी पा रहे हैं, आप फिर आ सकते हैं। और एक श्याम बाबू का ऑर्डर हुआ था, श्याम बाबू के मामले में लोग हाई कोर्ट गए थे, श्याम बाबू गया था, श्याम बाबू ने कहा था कि जो ऑर्डर देवेश शर्मा का हो गया उसको लागू किया जाए, तो कोर्ट ने कहा था कि एनसीटी ने लेटर निकाल दिया है उसके अवलोक में, उसके आधार, और सभी राज्यों के बाध्यकारी है, सभी राज्य निर्णय लेंगे उस पे। तो वही दिखा करके श्याम बाबू को भी डिसाइड कर दिया था, तो ऑर्डर भी उसमें कोर्ट कर दिया गया, लिखा दिया गया आकाश पटेल की याचिका में। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था, जब फाइनल हियरिंग लग गई, पहले 3 को लगा, 3 को लगने के बाद हम विकास सर को लाए थे, विकास सिंह सर को, और उन्होंने वहां उठाया मुद्दा। मामला पूरे देश चल रहा था, बिहार से आदरणीय पटवालिया सर आए थे वकील के रूप में, जी। बंगाल से राकेश द्विवेदी सर आए थे, और यूपी से हम लोग विकास सर को ले गए थे, विकास सिंह सर को, यानी बार अब के। ये पैरवी सिर्फ व्यक्तियों की ना बचकर के राज्यों की हो गई थी। हाँ, राज्यों की हो गई। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से अकेले विकास सिंह सर थे। जी। तो जब वहाँ मैटर उठा, और शिक्षा मित्रों ने भी एक एप्लीकेशन लगाया, इंटरवेंशन डाला कि हम लोग भी, हमारी भी संख्या है, हम इन लोग के कारण नौकरी नहीं पा सके, बीएड शिक्षा वाले हो मित्र गए। उत्तर प्रदेश के या फिर किसी और राज्य के? उत्तर प्रदेश के थे वो। अच्छा, इनको नहीं तसल्ली है लेकिन। हाँ, तो इन्होंने भी डाला एप्लीकेशन। इन्होंने कहा कि हुआ क्या कि विकास सर ने कहा कि वास्तव में जोधपुर उच्च न्यायालय के फैसले के पहले हमारे यहाँ नियुक्ति हो चुकी है, मतलब पूरे देश में बहुत नियुक्तियां हो चुकी हैं, विशेष करके यूपी। उन्होंने, देखिए, जब मैटर पूरे देश का चल रहा था तो बात पूरे देश की करनी थी, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जिसने खड़ा किया था उनकी बात करनी थी। उन्होंने कहा कि 25/11/21 माननीय जोधपुर के निर्णय के पहले भी बहुत से अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, विशेष करके जैसे यूपी। तो कोर्ट ने, न्यायमूर्ति आदरणीय अनिरुद्ध बोस सर ने कहा कि ये चार्ट मुझे कौन देगा, तो उन्होंने कहा हम चार्ट देंगे आपको यूपी का, जो भी तो चार्ट तो सब आप जान ही रहे हैं कि सारी चीजें हमको जानकारी में है, क्या है कैसा है सब। हाँ, तो जब कल की सुनवाई हुई, कल की सुनवाई में उसके पहले ही वो गुड्डू सिंह का भी केस लग गया था। गुड्डू सिंह में सिब्बल सर आए थे, वो भी मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया है। बाद में जब ये मैटर शुरू हुआ तो इस मैटर में बहुत अच्छे से बहस हुई। विकास, अंत में जब शिक्षा मित्रों की वकील साहिबा ने कोई बात अपनी रखी, तो विकास सर ने कहा कि ऑलरेडी पूरे देश का मैटर डिसाइड हो चुका है, और माननीय दोनों न्यायमूर्ति, जो कि न्यायमूर्ति श्री अनिरुद्ध बोस सर का सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हमें विश्वास था कि अगर माननीय न्यायमूर्ति अपनी सेवा संपन्न कर रहे हैं तो 2 दिन पहले किसी की सेवा नहीं समाप्त करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये मेरा विश्वास था, मेरा कॉन्फिडेंस था कि जिन्होंने न्यायपालिका में देश की सेवा की हो, न्याय दिया हो लोगों को, और 2 दिन बाद वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो किसी की जॉब नहीं खाएंगे। तो हाँ, इस विश्वास के साथ विकास सर ने बहस किया, और माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि जो भी नियुक्तियां
किसी लिटिगे कोई मतलब जो अयोग्य नहीं ठहराए गए हैं और 11 स्टेज के पहले हो गए हैं, हम सबकी नौकरी को सुरक्षित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पांडे जी। बहुत जल्दी ही आपको लाएंगे एक नए वीडियो में और जानेंगे विस्तार से सब कुछ इस मामले पर कि 69 सुनवाई में क्या हुआ और आगे बीएड के क्या स्कोप बन रहे हैं इसके बाद ये जानेंगे अगले वीडियो में श्री राहुल पांडे जी से, जो विधिक मामलों के अच्छे जानकार हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी हमारे चैनल पर समय देने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू नमस्कार। भैया।